आई हैव विथ मी मिस्टर काशिफ सैयद फ्रॉम भिवंडी। मेरे पॉडकास्ट के टॉपिक से काफ़ी मिलता जुलता है क्योंकि इसमें लिखी हुई तो ज़बान उर्दू है पर जो टेक्स्ट यूज़ किए गए वो देवनागरी हिंदी। ऐसा क्यों? ऐसा ये है कि उर्दू के रीडर नहीं रह गए अब। उर्दू में किताब शाया करने का मतलब ये है कि शायरी भी आप करिए खून जलाकर और पैसे लगाकर किताब भी छापिए और फ्री में बांटिए। कि हालात ऐसे थे कुछ घर के घरेलू। मैंने तीसरी क्लास से काम करना शुरू कर दिया था। आप तीसरी क्लास से क्या काम करते थे फिर? एक समोसे के ठेले पे मैं काम करता था। क्या बात कर रहे हैं? 5 रुपये मुझको मिलते थे स्कूल से आने के बाद। शाम में 5 बजे से लगभग मैं समझता हूँ 10-11 बजे तक के। आपको लग रहा है आजकल लिरिक्स में उर्दू इस्तेमाल की जा रही है, जस्टिस हो रहा है हमारे लैंग्वेज का? बिल्कुल ना के बराबर रह गई है उर्दू, बिल्कुल नहीं रह गई। वो जमाना अलग था। सर उठाना अगर हो दुनिया में, सर पे कुछ चोट खानी पड़ती है। जगह दीवार में नहीं होती, कील को खुद बनानी पड़ती है। क्या बात है। तो आपको ऑफर्स आए हैं? बोलो। एक बार मुझको अभी इसी 15 दिन पहले कॉल आया था अनुराग बासु की वाइफ का जी। कहा अनुराग जी ने कि एक मूवी उनकी आ रही मेट्रो इन दिनों जी, जिसका ट्रेलर भी आ चुका है जी, शायद 4 तारीख को रिलीज होगी। तो आपका एक शेर हमको बहुत पसंद आया। रैप सुनते हो आप? हिप हॉप सुनते हो? नहीं। तला अंजुम को जानते हो? नहीं। कौन तला कौन तला कौन तला? कोई चाहे कि मैं कुछ और काम छोड़ के सिर्फ उर्दू नहीं हो सकता। मुशायरे 2-3 हिस्सों में बढ़ गए हैं। अच्छा। जो कमर्शियल मुशायरे है वहाँ शायरी नहीं है, तो जहाँ शायरी है वहाँ पे पैसा नहीं है। जाता है इंस्टाग्राम पे, कहते मुझसे कि भैया हम भी शायरी करते, आपके बड़े फैन हैं। तो कितनी गजलें कही है? तो बोले 200 गजलें कही है। पूछता हूँ मैं उनसे कि किताबें कितनी पढ़ी है? तो बोले एक भी नहीं। का जो स्टेज का पहला एक्सपीरियंस था, जिस दिन आपको पहली बार पता चला कि आज आप स्टेज पे शायरी पढ़ने वाले, उस दिन आपकी दुर्दशा क्या थी? जो आज थी जो आज थी आपने बैठा दिया। ऐसा एक याद आ रहा है किस्सा कहीं का कि कहीं आपने कुछ पढ़ा हो, लोगों को समझ ही नहीं आया, कोई फनी रिएक्शन आया हो लोगों से? फनी रिएक्शन तो कभी नहीं आया कि मैंने बहुत एहतियात से शायरी की है जी। लेकिन ऐसा बहुत बार हुआ कि एक शेर ने कहीं अगर धूम मचा दी है तो दूसरी तरफ बुरी तरह फ्लॉप हो गया है, लोग खामोश। फिर शायर का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है फिर? अगर अगले 1-2 शेर में कुछ हो गया तो ठीक है, वरना हमारा तो कॉन्फिडेंस नीचे आ जाता है, फिर बैठ जाते हैं। सारा जमाना मेरा दुश्मन बना हुआ था। सारा जमाना मेरा दुश्मन बना हुआ था। सबको मुआफ करके बदला लिया है मैंने। अरे आपके स्क्रीन के ऊपर ये कुछ लाइंस जो हमने लिखी है, और अगर आप इसको पढ़ पा रहे हैं तो आप कुछ आखिरी लोगों में से है जो एक मरती ज़ुबान को पढ़ सकता है। जी हाँ, काफ़ी शॉकिंग लगेगा पर मैं उर्दू के बारे में बात कर रहा हूँ। और उर्दू एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमारे माशरे से, हमारे कल्चर से आहिस्ता आहिस्ता मिटती जा रही है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये एक पर्टिकुलर रिलीजन की लैंग्वेज है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अब ये गरीबों की लैंग्वेज है, कुछ लोगों का ये मानना है कि सिर्फ शायरों की लैंग्वेज है। पर लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि ये हमारी लैंग्वेज है। आज का जो हमारा एपिसोड है, हमने एक ऐसे शख्स को बुलाया है जो जाने अनजाने में इस लैंग्वेज को प्रिजर्व करने में, इसको रिवाइव करने में और इसको फिर से ज़िंदा करने में अपनी तरफ से जद्दोजहद कर रहा है। एक ऐसा नौजवान शायर है जिसकी लिखी हुई नज़में सिर्फ मुंबई, महाराष्ट्र या इंडिया में ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश में, पाकिस्तान में, यहाँ से कई मीलों दूर कनाडा में, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, अज़रबैजान में, इजिप्ट में, हर जगह इनकी नज़में पढ़ी जा रही हैं, सुनी जा रही हैं, इनको बुलाया जा रहा है और सराहा जा रहा है। और हाल ही में उन्होंने एक किताब भी लिखी है, ज़िंदा रहने की कोशिश। ये अगर आप चाहें तो अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है। बहरहाल, विदाउट फर्दर अडू, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई गेस्ट फॉर टुडे एंड फॉर आवरसेल्व्स अ वेरी फेमस पोएट एंड ऑल्सो समवन हु इज ट्राइंग टू रिवाइव अ डाइंग लैंग्वेज। आई हैव विथ मी मिस्टर काशिफ सैयद फ्रॉम भिवंडी। काशिफ भाई, वेलकम टू द लोकसभा पॉडकास्ट। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे पास आने के लिए, क्योंकि एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसके लिए मैंने आपको इनवाइट किया है यहाँ पे। तो पहले तो काशिफ भाई, आई वांट टू नो अबाउट दिस बुक दैट यू हैव लॉन्च्ड, जिंदा रहने की कोशिश। कुछ इसके बारे में आप बताना चाहेगा हमारे व्यूअर्स को? ये बुक समझिए आपकी 10 साल की शायरी है पूरी इसके अंदर, 2014 से लेके 2024 तक की। और शायरी मैं कम करता हूँ बहुत। पूरी बुक में 36 गज़लें हैं सिर्फ। तो आप कह रहे हैं शायरी कम करते हैं? कम करता हूँ मैं, बहुत कम। साल में 1-2 गज़ल। अच्छा। और 10 साल में बस इतना इकट्ठा हो पाया है।
अच्छा काशिफ भाई, ये अमेज़ॉन पे तो अवेलेबल है, लेकिन मेरे पॉडकास्ट के टॉपिक से काफ़ी मिलता जुलता है, क्योंकि इसमें लिखी हुई तो ज़बान उर्दू है, जी। पर जो टेक्स्ट यूज़ किए गए वो देवनागरी हिंदी है। ऐसा देवनागरी क्यों? है। ऐसा ये है कि उर्दू के रीडर नहीं रह गए अब। उर्दू में किताब शाया करने का मतलब ये है कि शायरी भी आप करिए खून जलाकर, और पैसे लगाकर किताब भी छापिए और फ्री में बांटिए। उर्दू वालों का एक मसला ये हो गया है कि उनको ऐसा लगता है कि फ्री में किताब पढ़ना उनका हक है। ये बड़ी दिक्कत है। और हिंदी का मामला ये हो गया है कि लोग किताब छाप भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं, लोग खरीद भी रहे हैं, और पढ़ भी रहा हूँ। 3 एडिशन इसके खत्म हो गए एक साल में। वेरी गुड। चौथा एडिशन बस बहुत जल्द आने वाला है। तो ये इसीलिए मैंने अच्छा, मुझे और खुशी तब होती जब ये किताब उर्दू और हिंदी दोनों में अवेलेबल होती, क्योंकि हिंदी लोगों ने भी मुझसे कहा हमारी उर्दू ज़बान में है। भी करना है, सारी तैयारियां हो गई है, लेकिन मैंने ये कहा कि मैंने 10 साल, समझिए कि शायरी खून मांगती है, खून जलाकर शेर कहे तो पैसे नहीं खर्च करूंगा। इस किताब से जब रॉयल्टी आएगी उससे उर्दू में छपवा दूंगा मैं किताब। क्या बात है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड इसी टॉपिक पे आई वांट टू स्टार्ट दिस। पर शुरू करने से पहले काशिफ भाई, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को एक वो जो मेरा फेवरेट शेर है, मैं पहले आपको बताता हूँ मैं आपके बारे में कैसे जाना। हम हमारा एक पॉडकास्ट कर रहे थे, रईस शेख जो भिवंडी ईस्ट के एमएलए, और उन्होंने मुझको आपके बारे में बताया कि यार एक यंग लड़का है, बहुत अच्छा शायर है, तू देख इसको। और फिर वहाँ से आई स्टार्टेड सर्चिंग यू। तो आपकी एक वो शायरी है, इफ़ यू डोंट माइंड, आप पढ़ लें या मैं पढ़ लूँ, मैं मेरे व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, बहुत ज़बरदस्त है वो। और वो मुझसे काफ़ी रिलेट कर गए कि ख़त्म कैसे ज़िंदगी करते कि दुनिया देखती, किसके दर पे खुदकुशी करते कि दुनिया देखती, मुफलिसी थी और हम थे घर के इकलौते चिराग, वरना ऐसी रोशनी करते कि दुनिया देखती। तो ये दिल को छू गई मेरे। मैं चाहता हूँ आप 1 मिनट लेके व्यूअर्स को सिर्फ अपने बारे में बताएं कि काशिफ सैयद कौन है, फिर उसके बाद मैं सवालात का सिलसिला शुरू करूँगा। अब अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो लंबा हो जाएगा, 1 मिनट में तो नहीं समेट सकता। जी। बल्कि मैं लोगों को ये कहूँगा, आपके व्यूअर्स को, कि आप किताब मंगवाइए। उसमें मेरा एक मजमून है जो मैंने अपने बचपन से लेकर ये किताब आने तक 2024 तक पूरा नज़्म किया उसके अंदर, तो आसानी हो जाएगी। बढ़िया, ठीक है। अभी मैं मेन हमारे जो फ्लो ऑफ कॉन्वर्जेशन है उस पे आने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। मेरे को जानना है कि आपका रिश्ता उर्दू से कैसे जुड़ा? ये घर का माहौल था, मोहल्ले की कोशिश थी, या एक अलग सा जज्बा आपको उर्दू से कनेक्ट करके आपके बचपन में ऐसा रहा कि जब मैं तीसरी क्लास में था, उस वक्त उर्दू मेरी बहुत अच्छी थी। इतनी अच्छी थी, मैंने इसमें जिक्र भी किया किताब में, कि टीचर्स जो है दूसरे बच्चों को मेरी मिसाल देते थे कि भाई देखो उर्दू ऐसी होनी चाहिए। फिर एक वक्त ऐसा आया कि उर्दू लिखना पढ़ना सब भूल गया मैं। आप भूल चुके थे? बिल्कुल, एक लफ्ज भी नहीं याद थे। कितनी उम्र थी आपकी? सही होगी 13-14 साल। अच्छा, ओके। बिल्कुल। हाँ। क्योंकि हालात ऐसे थे कुछ घर के घरेलू। हाँ। मैंने तीसरी क्लास से काम करना शुरू कर दिया था। आप तीसरी क्लास से क्या काम करते थे फिर? एक समोसे के ठेले पे मैं काम करता था। क्या बात कर रहा है? 5 रुपये मुझको मिलते थे स्कूल से आने के बाद, शाम में 5 बजे से लगभग मैं समझता हूँ 10-11 बजे तक के। तो कुछ हालात की वजह से कई बार ऐसा हुआ कि स्कूल छोड़ दी मैंने। बचपन में ही जवान हो गया था। हाँ, तो मैंने जिक्र भी किया इस किताब में उसके बारे में कि उस मैदान, कुछ इस तरह से मैंने लिखा है, ठीक से भी याद नहीं, कि उस मैदान की धूल आंखों में इस तरह जमी कि बचपन में जवानी और जवानी में बुढ़ापा नजर आने लगा। क्या बात है यार। तो वो किताब आप पढ़ेंगे तो थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा। बट तो दोबारा जब मैं आगे बढ़ा तो शायरी तो खून में थी पहले से जी, बस ये है कि किसी वजह से दब गई थी अंदर। फिर ऐसा लगा कि कुछ हालात ठीक हो रहे हैं, तो लगभग मैं समझता हूँ 2008-9 में जी मैंने शहर के सीनियर शायरों से मुलाकातें की जी, उनके साथ बैठना शुरू किया। फिर ऐसी बैठक हुई कि रात में 10 बजे से बैठक शुरू होती थी जी, 1:30 बजे तक चलती थी रात में। ठीक है। 5-6-8 लोग थे, हम सीनियर्स के साथ बैठते थे, वहीं सीखने मिला। 5 साल तक के लगातार बैठा उनके साथ। वहीं से फिर दोबारा से शायरी का ये हुआ, और 2014 में 13 के एंड में शायद या 14 में मैं शुरुआत में मैंने पहली बार शेर कहना शुरू किया। और कमाल की बात आपको बताऊं कि वो जो
भूल गया था मैं उर्दू लिखना पढ़ना। जी। वो 2014 तक के मैंने सीखा नहीं था। 2 गज़ल हो गई मेरी मुकम्मल। जब तक उर्दू लिखना ही पढ़ने नहीं आता था। हाँ। लिखना पढ़ने थोड़ा बहुत पढ़ लेता, मतलब बहुत वो था। फिर 2 गज़ल हो गई, अब लगा कि शायर जाग गया अंदर का। फिर दोबारा से मेहनत की, उर्दू सीखी और यहाँ से आपने पूरी उर्दू सीखी दोबारा। ठीक है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, मेरे को इस पे आना था। पर मैं पहला ये जानना चाहता हूँ कि ये जो उर्दू सीखने का प्रोसेस था, जैसे अमूमन तो स्कूल में सिखाया जाता, आपको एक सर्टेन एज पर आ जाए और उसके बाद सोचे कि उसको उर्दू सीखना है, तो क्या प्रोसेस से आप गए, कैसे आपने सीखी उर्दू? नहीं, मेरे लिए ज़रा इजी ये था कि एक तो मैं पहले पढ़ चुका था बचपन में, तो बचपन की कुछ यादें रहती है जो निकलती नहीं जहन से। बिल्कुल। तो वो सिर्फ थोड़ा सी होता है कि जंग लग गया है, साफ करना है। तो अगर कोई एक चीज़ याद दिला दे कि इसको ऐसे नहीं ऐसे इस्तेमाल करते, तो दोबारा से सब याद आ जाता था। तो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था। और मैंने जो 5 साल दिए थे बड़ों के साथ में अपने, जो बैठक थी 3 घंटे की, वो किसी मतलब क्लास से कम नहीं थी वो। एब्सोल्युटली। मेरे ख्याल से वो अल्फाज आपके जहन में आते सारे थे, लिखना लफ्ज मेरे पास थे। मेरी 2 गज़ल, आमतौर पे जब नया शायर कोई आता है और शायरी शुरू करता है, तो शुरुआत में उसको लगता है कि बहुत अच्छे शेर कह रहा है वो। लेकिन जैसे जैसे शऊर बेदार होता है, 5 साल 10 साल के बाद जब वो आगे जाता है और किताब तक पहुंचता है, तो शुरुआत की 10 20 30 40 गज़लें वो ड्रॉप कर देता है कि उसको तब लगने लगता है कि ये ठीक नहीं थी। लेकिन आप ये सोचिए कि मैंने 2009 से 2014 तक की कितनी मेहनत की होगी कि वो दोनों गज़लें किताब में मौजूद है। मेरी पहली दोनों गज़लें निकालनी नहीं पड़ी मुझको, ड्रॉप नहीं करनी पड़ी। उसकी वजह ये थी कि मैंने 5 साल एक भी शेर नहीं गए, सिर्फ सीखा। और जो आज नए लड़के आ रहे, अक्सर मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे, कहते मुझसे कि भैया हम भी शायरी करते, आपके बड़े फ़ैन हैं, कितनी गज़लें कही है? तो बोले 200 गज़लें कही है। पूछता हूँ मैं उनसे कि किताबें कितनी पढ़ी है? तो बोले एक भी नहीं। तो ये वजह है कि वो 200 गज़लें किसी काम की नहीं होती हैं जब आपने पढ़ा ही नहीं तो। आपको या तो मजलिसी अदब हो, जैसे दोस्तों के साथ, सीनियर्स के साथ बैठना, हाँ, वो ज़रूरी है। 2 में से एक चीज़ तो होनी चाहिए। ठीक है, मैं इस पे आपसे 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला कि ये कि जब आपने कहा कि मैं शहर के सीनियर शायरों से मिला, तो कौन थे वो लोग, मतलब ये प्लेटफॉर्म पे उनको भी? हाँ, 4-5 नाम बताता हूँ। एक जो मेरे पहले उस्ताद रहे हैं, अभी भी मेरे दोस्त है, सलाम दुआ बहुत अच्छी है। उस्ताद नहीं है, कुछ इख्तिलाफ थे उनसे, अच्छा। तो उस पर अलहदगी इख्तियार कर ली। बहरहाल सलाम दुआ बहुत अच्छी उनसे मेरी। मैंने किताब में भी ये जिक्र किया है कि उस्ताद नहीं रहे मेरे, लेकिन वैसे ही मरासी में शकील अहमद शकील, अच्छा, और बहुत कमाल के शायर हैं। अच्छा, आज भी घर के पास ही मेरे करीब में हम रहते हैं। और दूसरे शायर ऐनुद्दीन आज़िम, अच्छा, तीसरे अख्तर जमाल, उनका इंतकाल हो गया, वो कैसरुल जाफरी साहब के शागिर्द थे। ओके, एक रियाजुद्दीन रियाज हमारे इलाहाबाद शिफ्ट हो गए, नदीम फाजली, सिराज ताहिर, ये सारे करीबी दोस्तों में से भी है। और इनकी उम्र और मेरी उम्र में काफ़ी फ़र्क है, लेकिन हमारा ये मानना है कि दोस्ती जो है हम उम्र होने से नहीं होती, हम ख्याल होना चाहिए आदमी। तो वो बड़ा, उनसे मुझको बहुत कुछ सीखने मिला। और अख्तर भाई जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो एक दौर में 90 के वक्त में मैं समझता हूँ, जब मजरू साहब, निदा साहब, जफ़र गोरखपुरी, ये सारे लोगों की एक जगह बैठक थी लक्की होटल पे जी। तो वो दिन भर यहाँ काम करते थे भिवंडी में, और रात में अपनी चेतक स्कूटर से लक्की होटल पे जाते थे बैठने के लिए, ताकि वो अपने दोस्तों के साथ बैठे। रात में 1 बजे 2 बजे तक उनके साथ बैठते थे, फिर वहाँ से वापस भिवंडी 2 बजे 3 बजे आते थे। ये लक्की होटल कहाँ पर है? शायद बांद्रा में थी पुरानी। अच्छा, बांद्रा की लक्की, हाँ ठीक है, समझ। तो ये वहाँ से सीखे थे अख्तर भाई, मतलब बताने का मकसद, तो ऐसे ही चले आता है ये सिलसिला। फिर मैं इनके साथ बैठ कर सीखा, फिर आपको नॉलेज आई। इन्होंने जितना सिखा दिया मुझको, चाहे शकील भाई हो, आजिम भाई, अख्तर भाई, नदीम भाई, रियाज भाई, कि उर्दू पढ़ने नहीं आता था मुझको, लेकिन उर्दू पढ़ने वाले मुझसे मानी पूछते थे कि इसके क्या मानी है। इतना मैं इन्होंने मुझको सिखा दिया था, सिर्फ पढ़ना मुझको जानना था, बाकी लफ्ज़ मुझको नहीं सीखने थे कि किस लफ्ज़ के क्या मानी है। बट लेकिन आपने वो टाइम दिया इनके साथ। टाइम मैं समझता हूँ साल में 365 दिन होते हैं, शायद 5 दिन मिस होते होंगे, बाकी पूरे, वरना हम 10 साढ़े 10 बजे से लेके रात में 1:30 बजे तक रात में रोज बैठते थे। आपको कभी उर्दू ने इमोशनल स्टेट में हेल्प किया हो, या आप कोई एक ऐसे स्टेट में हो, खुश नहीं हो, और ये सपोर्ट तो हमेशा रहा लैंग्वेज ये, इसका एक बड़ा फ़ायदा ये कि जैसे कुछ लोग डिप्रेशन में जाते हैं या परेशान होते, तो मूवी का या किसी और चीज़ का सहारा लेते हैं। तो शायर के पास ये परमानेंट सहारा होता है कि उसको किसी सहारे और सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती।
पर काशिफ भाई लोग ऐसा भी बोलते हैं ना मजाक मजाक में, रे इतना प्यार में पागल हो गया, इसकी इसकी गर्लफ्रेंड ने इसको छोड़ दिया कि अब ये शायरी करने लगा। तो क्या शायर बनने के लिए एक हार्ट ब्रेक होना जरूरी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। शायर का हर तजुर्बा उसका जाती होता ही नहीं है। अच्छा, शायर का वो तो जो देखता है वो सीखता है, लिखता है। आपका हार्ट ब्रेक हुआ था ऐसा कुछ? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मतलब आप शायरी मैंने खून में थी बचपन से। मतलब मैं जब आपको कहूँ कि 10-12 साल का था, उस वक्त भी मुशायरे सुनने जाता था। तो एक फैमिली माहौल आपको ऑलरेडी था? फैमिली का माहौल भी नहीं था ऐसा, शौक किया था मेरे ही अंदर था सिर्फ। क्या बात है। घर में मेरे खानदान में दूर दूर तक कोई शायर नहीं गुजरा। तो आपकी फैमिली और आसपास के लोगों का क्या रिएक्शन था जब आप पोइट्री की तरफ इंक्लाइन हो रहे थे? मजाक। अच्छा, ये सब क्या है, 1-2 साल 3 साल। लेकिन जब रिश्ता में 2019 में परफॉर्म किया, हाँ। और उसके बाद ये आपने जो शेर पढ़ा मुफलिसी वाला, जब ये पूरी दुनिया में चला गया, हाँ। तो जो लोग नहीं पसंद करते थे वो भी मिलना चाहते हैं। बशीर बद्र साहब ने कहा था कि यहाँ लिबास की कीमत है आदमी की नहीं, मुझे गिलास बड़े दे शराब कम कर दे। तो यहाँ आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसा, लेकिन ऐसा कैसा फील होता है जब आपको पता है कि जब मैं अपनी जवानी में था, या जब मैं 5 रुपए के लिए समोसे की दुकान पर काम कर रहा था, फिर मैं मजलिसों में जाता था सुनने के लिए, यही लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि क्या कर रहा है, और आज वो आके आपसे मिल रहे थे, काशिफ है तो मेरा भाई है, तो मेरा दोस्त है, कैसा लगता है? जरा भी मतलब ऐसा कुछ उनके लिए, वैसे लोगों के लिए मतलब जर्रा बराबर भी नफरत या कुछ है नहीं मेरे अंदर। कि हमारे यहाँ एक उस्ताद शायर थे, उनका भी इंतकाल हो गया, मोहसिन उम्मीदी बुरहानपुरी। उनका एक शेर है, मैं उसी पे अमल करने की कोशिश करता हूँ कि सारा ज़माना मेरा दुश्मन बना हुआ था, सारा ज़माना मेरा दुश्मन बना हुआ था, सबको मुआफ़ करके बदला लिया है मैंने। अरे क्या बात। खैर, आप इससे थोड़ा सा आगे बढ़ता है। आपने लाइफ में जो हार्डशिप्स देखी, कि आपने डिसीजन कभी लिया कि मैं शायरी को अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बना दूंगा, और फैमिली का क्या रिएक्शन था इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि आज जैसे लड़के होते हैं उनको अमूमन घर वालों का होता है कि अगर कोई एक जाकर बच्चा बोल दे कि मैं लिटरेचर करना चाहता हूँ, मैं शायर बनना चाहता हूँ, मैं पोएम लिखना चाहता हूँ, तो घर वालों का पहले रिएक्शन है इससे तू कमाएगा क्या, इससे तू घर चलाएगा कैसे? तो वो रेजिस्टेंस, वो चैलेंज क्या है काशिफ? वो नहीं आया मुझको, क्योंकि जब मैंने शायरी शुरू की तब मैं उस स्टेज पे आ चुका था कि मैं खुद कमा रहा था, फैमिली संभाल रहा था। तो मुझे ऊपर जवाब जैसे होता है फैमिली को जवाब देना, वो था नहीं, क्योंकि मैं वक्त से पहले ही कमाना शुरू कर दिया। अब इसीलिए मैं सोचता हूँ कभी कभार कि जैसे मैंने 10-11 साल की उम्र में काम शुरू कर दिया था जी। और क्या क्या काम किए काशिफ है, अगर आप बताना चाहते? वो बड़े पाँव की जो ठेले से गाड़ी से मैंने काम शुरू किया जी। फिर उसके बाद कपड़े बेचे भिवंडी में। हाँ, कपड़े बेचे। क्या पगार थी उस वक्त कपड़े बेचने में, अगर आपको याद हो तो? उसका तो नहीं याद है, लेकिन उसके बाद मैंने एक राशन की दुकान पे काम किया था 2001 में। तब 800 रुपये पगार थी, वो याद है मुझको, मंथली। अच्छा, 800 वो याद है। फिर उसके बाद ये आपके टेक्सटाइल में चला गया, जो मशीनरी का काम है हमारे यहाँ शहर में, लूम का। तो उसमें फिर मैंने पैसे बहुत कमाए। 2001 में काम सीखा और काम बहुत अच्छा किया, और 5,000 थी सैलरी, फिर 7,500 हुई, फिर करके 30,000 में मैंने वो काम छोड़ा था, जॉब छोड़ा। 30,000 मेरी सैलरी थी, फिर मैंने छोड़ दिया जॉब, बिजनेस धीरे धीरे। फिर आप बिजनेस में आ गए। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है सोसाइटी में, कि अगर आपको ये पता होता, या कोई एक बच्चा है जिसको पता हो कि यार उर्दू से मैं, या किसी भी लैंग्वेज से मैं अगर पोएट बन जाऊं, और इससे मैं फाइनेंशियली भी फ्री हो सकता हूँ, और इससे मैं मेरा पैशन भी कर सकता हूँ, आज वो ज़माने में मिसिंग है ना। आज वो लड़का अगर कोई चाहे कि मैं कुछ और काम छोड़ के सिर्फ उर्दू, नहीं हो सकता, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग ये कर रहे हैं वो शायरी को ख़त्म कर दे रहे हैं, क्योंकि मुशायरे 2-3 हिस्सों में बढ़ गए हैं। अच्छा, जो कमर्शियल मुशायरे है वहाँ शायरी नहीं है, और जहाँ शायरी है वहाँ पे पैसा नहीं है। तो फिर जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक लड़का, एक बच्चा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, कैसे नेविगेट कर अपनी ज़िंदगी को? क्या फिर उसके लिए अब ये रास्ता बंद हो गया कि यार वो शायरी को, पोइट्री को फुल टाइम नहीं कर सकता? आपको नहीं लगता कि हमको, अगर यहाँ पे बहुत सारा ऑडियंस होता, यहाँ पे बहुत सारे अप्रिसिएशन होता, बहुत सारे स्पॉन्सरशिप्स होती, बच्चों को उस तरीके से सराहा जाता, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो शायद वो फिर सोच सकते थे कि हाँ मैं इसको एज अ फुल टाइम करियर देख सकता हूँ। देखिए स्टैंड अप कॉमेडी
जी हमारे सामने भी समझिए जन्म ली है, जी। देखते देखते कितने साल हुए इसको आते हुए, बहुत वक्त नहीं हुआ। जी। उसके बाद जो इनको रिस्पांस मिला वो शायरी को नहीं मिला, मिलना चाहिए था। आपको क्या लगता है क्यों नहीं मिला? मेरे पास कुछ रीजंस है, मुझे ऐसा लगता है, मैं आपको बताता हूँ। आपको नहीं ऐसा लगता कि कहीं ना कहीं उर्दू एजुकेशन मार खा गई? पहली बात तो ये, क्योंकि हम लोगों ने उर्दू स्कूल्स को बंद कर दिया, हम उर्दू अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। मैं खुद उर्दू पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मेरे वालिदैन उर्दू पढ़े थे, बट मैं उर्दू पढ़ा लिखा नहीं। अब ऐसा हो गया कि एक तो एजुकेशन नहीं रही, दूसरा लाइफस्टाइल चेंजेस आ गए कि लोगों के पास थोड़े ज़्यादा पैसा आ गए, तो लोगों ने इंग्लिश को अडॉप्ट कर लिया, विच इज़ फेयर, लाइक नथिंग अगेंस्ट इट। लेकिन फिर हम अपनी ज़ाती ज़बान को भूलते चले गए। तब उर्दू पढ़े कौन, क्योंकि वो अच्छी स्कूलों में उर्दू पढ़ाई नहीं जा रही है। हम हमारे बच्चों को ICSE में डाल रहे हैं, पर वहाँ इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, उर्दू पढ़ नहीं रही, घर में अब कोई उर्दू बोलता नहीं है। और थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स ने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है उर्दू को एक मुस्लिम लैंग्वेज पेंट करने में। हाँ हाँ बिल्कुल। और कुछ रीज़न आपको लगता हो कि उर्दू फेड होते जा रही है ज़माने से, और आज? नहीं, और कोई तो रीज़न नहीं, आपने तो पूरा बता ही दिया। बट आपको क्या लगता है कि उर्दू सर्वाइव कर पाएगी आने वाले 10-15 साल में? कैसे? उर्दू नहीं मिटेगी, क्योंकि आप अगर कोई कहता है कि हिंदी में बात करते हैं, जैसे कुछ पड़ोसी मुल्क वालों को ये गुमान है कि वो हिंदी के बगैर बात कर लेते हैं, कभी हिंदी के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, या हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जिनको ये गुमान है, दावा है कि हम उर्दू के लफ्ज़ इस्तेमाल किए बगैर बात कर सकते, तो नामुमकिन है। आप बताएं ना कैसे हो सकता है, उर्दू के बिना बात कैसे होगी या हिंदी के बिना? ये दोनों एक में है। कल मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था, तो उसमें मैंने ये जाना कि यार ये हिंदी और उर्दू ये एक ही चेहरे के मतलब दो अलग अलग हाँ बिल्कुल, आईने एक ही हैं, सिक्के के दो पहलू दो पहलू है। हाँ बिल्कुल। और आपके हिसाब से काशिफ भाई क्या किया जाए, मतलब आने वाले स्टेप्स क्या हो अगर कोई इस लैंग्वेज को बचाने की कोशिश की जाए? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आपकी जो किताब है इसको देवनागरी में लिखना एक शायर के लिए उसी ज़बान को नहीं लिख पाना जिस ज़बान में उसके शेर है, वो एक बहुत बड़ा मजबूरी, एक बहुत बड़ा तमाचा है सोसाइटी के ऊपर कि वो नहीं लिख पा रहा। तो एज समवन हु इज इन्वॉल्वड इन दिस, आपके सबसे क्या करना चाहिए? आपको बताऊं, ऐनुद्दीन आज़िम जिनका मैंने जिक्र किया जी, बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे सीनियर शायर है, काफ़ी मदद की उन्होंने मेरी किताब में, उनकी हेल्प से मैंने किताब तरतीब दी। उनकी किताब आई थी मैं समझता 4 या 5 साल पहले, उर्दू में 300 कॉपियाँ थी जी, 300 कॉपी हाँ। वो 300 कॉपियों बेचना तो दूर की बात है, जिन लोगों को पहुंचाई गई नाम लिख लिख कर, मैंने भी बहुत से कम से कम 40-50 लोगों को दी, अदब से जुड़े लोगों को। लोग एक फ़ोन भी नहीं करते कि आपकी किताब मुझको मिली, आपने बहुत अच्छी शायरी की, क्योंकि वो पढ़े ही नहीं। लोग पढ़ते ही नहीं हैं। और अगर पढ़ते भी है तो इतना नहीं समझते कि एक शायर ने 40 साल शायरी की अपना खून जलाकर, एक फ़ोन कर दे मुबारकबाद के लिए कि उसको तसल्ली हो जाए, वो भी नहीं करते लोग। और ये अगर आपने इस देवनागरी में या हिंदी में लिखी, इंग्लिश में होती हो। मैंने सारे फ़ोन कॉल्स और सारे मैसेजेस के जवाब नहीं दे सका, इतने आए। तो हिंदी के रीडर बहुत बढ़ गए हैं, और ख़ास तौर से गैर मुस्लिम, और कमाल की शायरी कर रहे हैं लोग जी, और उर्दू लिख भी रहे हैं, उर्दू पढ़ भी रहे हैं। हिंदी वालों ने उर्दू को काफ़ी सपोर्ट किया, और बहुत अच्छी बात है। मतलब अगर मतलब मेरा ऐसा मानना है कि लैंग्वेज की कोई रिलीजन नहीं होता। बिल्कुल नहीं है। उर्दू मुसलमानों का ठेका नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हिंदी हिंदुओं का ठेका नहीं बिल्कुल है। नहीं। आप जिस जगह से आते हो आपको उस लैंग्वेज को पढ़ना पड़ेगा, पर एक लैंग्वेज ये जा रही है। मैं आपसे अगेन फिर वही सवाल पे आता हूँ कि अगर कोई जिम्मेदार लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, आपके नज़रिए से क्या क्या कोशिश की जानी चाहिए इस लैंग्वेज को बचाने घर में हम अपने बच्चों को कम से कम एक सब्जेक्ट उर्दू का पढ़ाएं। उर्दू लिखना पढ़ने आनी चाहिए बच्चों को। आप इंग्लिश पढ़ाइए, जो आपको करना है, आप इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, लेकिन ऐसा ना हो कि बच्चा उर्दू ना पढ़ पाए। आप घर में ट्यूशन दे दीजिए, नहीं आपके अगर कॉन्वेंट स्कूल में नहीं ऑप्शन है उसका, लेकिन ये सबसे ज़रूरी है। जब आपके यही लोग आगे जाएंगे, बाकी आप कुछ भी कर लीजिए, जलसा कर लीजिए, तकरीर कर लीजिए, उससे उर्दू नहीं बचेगी। आपको बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा एक सब्जेक्ट। बच्चों को आप ये इतना उनके ऊपर प्रेशर ना करें कि आपको उर्दू में ये करना है, शायरी करना है, ये करना है। सिर्फ सीख लो, सिर्फ आपको उर्दू पढ़ना और लिखना आनी चाहिए, बस। और मतलब इंटेंशन ये नहीं कि बंदा शायर बने, लेकिन अगर आप देखें आज तो उर्दू न्यूज़पेपर भी आज मेरे ख्याल से बहुत कम हो गए, बहुत बुरा हाल है। तो आज हमारे जो ज़बान है वो मेरे ख्याल से उर्दू का जो आखिरी एग्जिस्टेंस है मेरे हिसाब से वो सोशल मीडिया की वजह से,
क्योंकि सोशल मीडिया पे वो शायरियाँ चल रही है, दिल टूटे आशिक इतने बैठ गए हैं कि जब उनका दिल टूटता है फिर वो आते हैं। तो काशिफ भाई, सोशल मीडिया का क्या इम्पोर्टेंस है या क्या रोल है आपके इस आर्ट फॉर्म को या लिटरेचर को आगे बढ़ाने में? मैं समझता हूँ सबसे अहम रोल इसी का है, वरना आप जो मैंने जिनका जिक्र किया, अख्तर भाई या जी। नदीम फाजली हमारे जो सीनियर है, जी। उनको शहर के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। उसकी वजह यही रही कि सोशल मीडिया नहीं रहा, नए ज़माने से कनेक्ट नहीं रहे। वरना मैं अक्सर ये कहता हूँ उनके ताल्लुक से, वो जो 4-5 नाम मैंने आपको गिनाए, कि हर जगह मैं कहता हूँ, मुझको कोई झिझक नहीं है कहने में कि वो ऐसे शायर हैं हमारे शहर के कि उन लोगों ने जहाँ से शायरी शुरू की थी, मैं अभी वहाँ भी नहीं पहुँचा हूँ। बहुत बड़ी बात है। ऐसे शायर है वो। लेकिन अब जो भी मामला रहा, तो सोशल मीडिया तो बहुत अहम है, और मैं समझता हूँ किसी भी ज़माने में मुखालफत नहीं करनी चाहिए नई चीज़ की, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आपका क्या एक्सपीरियंस है सोशल मीडिया पर? बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। ये सोशल मीडिया की ही बदौलत जो मुफलिसी वाला शेर चारों तरफ फैला, और उसकी वजह से लोगों ने जाना, मिलियंस में व्यू गए, उसी की वजह से शायद आज हम भी हम साथ में बैठे हैं। सोशल रईस भाई हमारे यहाँ, रईस भाई का आपने जिक्र किया, MLA भिवंडी ईस्ट के रईस शेख की बात करो। लगभग उनका 5 साल का टर्म पूरा हो रहा था, आखिर में उनको पता चला कि काशिफ सैयद भिवंडी से है। वो जानते थे मुझको पहले से, सोशल मीडिया से रेखता भी उन्होंने सुना था, बस ये नहीं पता था क्या हाँ, उनके शहर। उनको 2023 में 2 साल पहले पता चला कि आप भिवंडी से। बढ़िया। अच्छा काशिफ भाई, कमिंग बैक टू द सेम थिंग, आपने कहा कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को उर्दू सिखानी चाहिए, पर क्या हर बच्चा उर्दू सीख के सिर्फ शायरी करने के लिए सीख रहा है? बिल्कुल नहीं। मैंने पहले भी कहा कि वो कुछ ना करे, उसको पढ़ना लिखना आना चाहिए बस। और उर्दू में शायरी के अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं। आप अफसाने लिख सकते हैं, स्टोरी लिख सकते हैं, या एटलीस्ट आप पढ़ो, कम से कम आपको पढ़ने आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं काशिफ भाई। आजकल का जो म्यूजिक चल रहा है, जिस तरीके के गाने चल रहे हैं, एज समवन जो उर्दू में कनेक्टेड है, कितना बुरा लगता है आपको कि ये जो गाने चल रहे हैं, इस तरीके के लिरिक्स यूज हो रहे हैं? आपको लग रहा है आजकल लिरिक्स में उर्दू इस्तेमाल की जा रही है, जस्टिस हो रहा है हमारे लैंग्वेज का? बिल्कुल ना के बराबर रह गई है उर्दू, बिल्कुल नहीं रह गई। वो ज़माना अलग था, 90s तक के। आपका कोई फेवरेट सॉन्ग रिसेंट टाइम आपने सुना, आपको अच्छा लगा कि हाँ इसमें थोड़ा सा अच्छा काम हुआ है? रिसेंट टाइम का, पुराना नहीं। रिसेंट तो ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन वीर ज़ारा तक के रैप सुनते हो आप? हिप हॉप सुनते हो? नहीं। तला अंजुम को जानते हो? नहीं। बोलो कौन तला? बोलो कौन तला? एडिटर, ये अब मीम है, ये काशिफ सैयद फ्रॉम भिवंडी। आपको फिर से बोलना है एक बार, कौन तला? तला अंजुम एक पाकिस्तानी रैपर है, और उसके रैप में जॉन एलिया के बहुत सारे रेफरेंसेस होते हैं, उर्दू को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता हो। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार उसको पढ़ो। बट हाँ, कभी आपको ऑप्शंस आए, ऑफर्स आए ऐसे कि यार हमारी एक नई मूवी आ रही है, इसके लिए कुछ लिरिक्स आप लिख दो, और अगर आप लिखना चाहो तो उसमें आपको कितना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपनी ज़बान जो आप यूज़ करते हो और जो आजकल बॉलीवुड में चल रही है उसको? समझौता तो करना पड़ेगा। हाँ, बहुत ज़्यादा। हाँ, क्योंकि बॉलीवुड में शायरी से अगर जो रह भी गई है उर्दू, तो शायरी में जो पाबंदियाँ हैं, जो शरायत है, हर चीज़ का एक कानून होता है, वो कुछ काम नहीं करता वहाँ पर। तो आपको ऑफर्स आए हैं बॉलीवुड? एक बार मुझको अभी इसी 15 दिन पहले कॉल आया था अनुराग बासु की वाइफ का जी, जिन्होंने गैंगस्टर और लाइफ इन अ मेट्रो बनाई थी मूवी। ठीक है, मिलने बुलाया जी, और कहा अनुराग जी ने कि एक मूवी उनकी आ रही मेट्रो इन दिनों जी, जिसका ट्रेलर भी आ चुका है जी, शायद 4 तारीख को रिलीज होगी। तो आपका एक शेर हमको बहुत पसंद आया, जिसका एक मिसरा है, मोहब्बत फिर मोहब्बत फिर मोहब्बत फिर मोहब्बत है। तो ये पूरा मिसरा हमारी नहीं सर, पूरा एक बार। मोहब्बत फिर मोहब्बत फिर मोहब्बत फिर मोहब्बत है, जहाँ ये सिलसिला टूटा समझ लेना क़यामत है। क्या बात। तो उन्होंने कहा जो ये मोहब्बत वाला मिसरा, ये हमारी पूरी स्टोरी पे बहुत फिट बैठता है, तो आप इसको एक सॉन्ग में कन्वर्ट कर दीजिए, हम इसको ऐड करेंगे इस मूवी में जी। उन्होंने कहा कर देंगे, कोई मसला नहीं है, तो इजी है, पूरा बनाया है, बस थोड़ा सी उसमें करना रहेगा। तो जैसे जावेद अख्तर साहब अक्सर ये कहते हैं कि 90s तक के जब वो मजरू साहब वगैरह गाने लिखते थे, जावेद अख्तर और आपके समीर, हाँ 90s के दौर तक के ऐसा था कि पहले गाने लिखे जाते थे, फिर म्यूजिक बाद में ऐड की जाती थी गाने के बोल के हिसाब से।
बाद में रिवर्स हो गया। ऐसा हो गया मामला कि म्यूजिक ही अहम हो गई, म्यूजिक अच्छी है तो गाना हिट हो रहा है, म्यूजिक पहले तैयार होती है, बोल उस पर फिट किए जाते बाद में। तो जावेद साहब ने अक्सर कई स्टेज से कहा है कि ये वैसे ही है कि कब्र पहले खोद लेते और मुर्दा बाद में तलाश करते हैं, म्यूजिक पहले स्टार्ट करना। तो उन्होंने कहा प्रीतम म्यूजिक रेडी कर रहे हैं, 2 घंटे में आएंगे, अगर आप रुक सकते तो रुकिए, मुलाकात हो जाएगी। तो वक्त नहीं था, मैं रुक नहीं सका, लेकिन उन्होंने कहा म्यूजिक आ जाए तो देते, फिर आप बोल तो चांसेस है हम आने वाले दिनों में आपका बॉलीवुड में एक गाना देखेंगे। ये इसी में करना है, वक्त कम है, आप जल्दी करके दीजिएगा, लेकिन म्यूजिक रेडी नहीं हो सकी उनकी, और उनकी रिलीज की डेट करीब है, तो उन्होंने कहा नेक्स्ट मूवी में इसको रखते हैं। वो शेर है ना, वो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको जाने दूंगा नहीं। मोहब्बत फिर मोहब्बत फिर मोहब्बत है। सुना तो नहीं, उसके आगे की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिससे उसने मोहब्बत की, कुछ ऐसा आपका पूरा एक लाइन हो। हाफिजा याददाश्त इतनी कमजोर हो गई है, जरा जाने देंगे नहीं तो बहुत अच्छा है कि वही गजल खुली, जितने दिल टूटे आशिक ये देख रहे हैं जिनकी मतलब कि मोहब्बत फिर मोहब्बत फिर मोहब्बत फिर मोहब्बत है, जहाँ ये सिलसिला टूटा समझ लेना कयामत है। और अमा सीखो ज़रा हमसे मोहब्बत कैसे करते हैं, अमा सीखो ज़रा हमसे मोहब्बत कैसे करते हैं, उसे जिससे मोहब्बत है हमें उससे मोहब्बत है। क्या बात है। तो ये जितने लड़के देख रहे हैं जिनकी गर्लफ्रेंड से शादी नहीं हो पाई या ब्रेकअप हो गया, ये वाला शेर आपके लिए। बट लेट्स मूव फॉरवर्ड। कोई 2-3 पोएट्स आप रेकमेंड करोगे जो नया इस फॉर्म को जानना चाह रहा है? आप कौन से शायरों को रेकमेंड करोगे कि यार ये 2-3 पोएट्स को आप देखो, जो नए शायरी से दिलचस्पी रख रहे हैं या शेर कहना चाहते हैं, नए लड़के आ रहे हैं, उनसे तो मैं कहूँगा कि कम से कम आप 40-50 किताबें पढ़िए, उसके बाद ही शेर कहिए। किनकी नहीं, वो तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि लोग शेर पहले कहने लगते हैं। हाँ। और 40-50 किताब के बाद तो आपको ये समझ में आता है कि आगे क्या पढ़ना क्या। ये बिना किताब पढ़े शेर कहेंगे ना आप, तो भीड़ का हिस्सा बन के रह जाएंगे, पहचान नहीं बना पाएंगे अपनी। हाँ, अब ये नए जो आ रहे उसमें 90% लोग तो जब पूछो तो जॉन एलिया का ही नाम लेते हैं। हाँ। ऐसा नहीं है, जॉन एलिया ही सिर्फ उर्दू शायरी नहीं है, तो एक जज्बात और ये नई उम्र का तकाजा होता है। तो इफ्तिखार आरिफ साहब है मेरे सबसे पसंदीदा शायर पाकिस्तान में जी। अहमद फराज है, बशीर बद्र, इनको पढ़े आप। और इंडिया से सिद्दीकी, बशीर बद्र, इरफान सिद्दीकी जी, शकील जमाली, शारिक कैफी, तो ये सारे इंडिया से है। हाँ। खाली सिर्फ इफ्तिखार आरिफ और अहमद फराज का नाम मैंने वहां से लिया। इनको पढ़ना चाहिए किसी को। आप सुनिए जो वीडियो अवेलेबल, बॉम्बे के हमारे शानदार शायर गुजरे जफर गोरखपुरी साहब। अच्छा, आप मेरी तरफ ऐसे मत देखिए कि मैं जानता हूँ, मैं हकीकत में नहीं जानता। जानम आहिस्ता कीजिए बातें, पंकज उदास ने जो गाया है। अभी आप बोलिए, सुनाओ, मेरे को नहीं पता हो। एक सॉन्ग है ना, जानम आहिस्ता कीजिए बातें, धड़कने कोई सुन रहा होगा, पंकज उदास साहब की। अच्छा, नहीं मेरे को तो जफर साहब का है वो। अच्छा, कमाल के शायर थे। तो मैं नए लोगों को कहूँगा आप जफर साहब को यूट्यूब पे सुनिए, किताबें पढ़िए, वक्त नहीं है तो कम से कम सुनिए, लेकिन अच्छे लोगों को सुनिए, अच्छे लोगों से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, आपको कोई 1-2 ऐसे शेर, आपके नहीं दूसरों के, जिन लेजेंड्स के आपने नाम ले, जो आपको पसंद हो, अगर आप पढ़ के सुनाना चाहें हमें तो? इफ्तिखार आरिफ साहब के तो बहुत सैकड़ों शेर याद है मुझको, मैं सुनाता हूँ आपको। हम न रहे तो कोई उफुक महताब नहीं देखेगा, हम न रहे तो कोई उफुक महताब नहीं देखेगा, ऐसी नींद उड़ेगी फिर कोई ख्वाब नहीं देखेगा। और ये शेर देखें खास तौर से कि नरमी और मिठास में डूबा यही मुहज़्ज़ब लहजा, नरमी और मिठास में डूबा यही मुहज़्ज़ब लहजा, तल्ख हुआ तो महफिल के आदाब नहीं देखेगा। थोड़ा डिफिकल्ट है समझने के लिए, लेकिन है बहुत खूबसूरत। और उनके ही शेर है, शकील जमाली साहब का आपको शेर सुनाता हूँ, मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात है, उन्होंने बड़ी हेल्प की मेरी। उनका शेर है, तुमसा कोई शरीक सफर होना चाहिए। आपने डिफिकल्ट कहा तो मैंने ट्रैक चेंज कर लेते कि तुमसा कोई शरीक सफर होना चाहिए जी। अब मैं भी सोचता हूँ कि घर होना चाहिए। क्या बात है। और वो भी खड़ा हुआ है गलत आदमी के साथ, मैं भी उधर नहीं हूँ जिधर होना चाहिए। अरे क्या बात। शकील जमाली साहब के शेर है। ये तो 90% जो व्यूअर्स हैं उनकी स्टोरी है। शेर कहा था कि बड़ों के नक्शे कदम पे बच्चे ना चल सकेंगे, बड़ों के नक्शे कदम पे बच्चे ना चल सकेंगे, पुरानी पटरी पे राजधानी नहीं चलेगी। क्या बात है। नई पटरी चाहिए। के अलावा भी शायरी है,
बहुत सारे शेर मेरे ख्याल से तो सोशल मीडिया पे फेमस हो गए इसके लिए। नहीं, जॉन एलिया साहब बहुत अच्छे, बहुत बड़े शायर है, लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि सबसे बड़े शायर है, तो वो नहीं, दुरुस्त नहीं है। आपके हिसाब से सबसे बड़े शायर सबसे कौन है बड़े अभी अभी ओवरऑल आपके हिसाब, जैसे हम लोग एमएमए देखते हैं ना, मीर बॉक्सिंग? गालिब, मीर गालिब, गालिब मिर्जा गालिब मिर्जा है ना, गालिब। उनका ही है ना वो कि कोई हमसे पूछे तो हम बतलाएं तो बतलाएं क्या करके, कोई एक शेर है उनका। पूछते हैं वो के गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। जिसको ये समझ में है तो उसके लिए काफ़ी डीप है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी हमने इन लेजेंड्स की बात करी है। कोई अगर नया बंदा है जो देख रहा है, डू यू रेकमेंड समवन कि हाँ पोएट्री या शायरी या गज़ल लिखने को एज अ करियर बनाओ, कि आप अभी भी उस पर ही स्टैंड हो कि नहीं, जब तक आप इस करंट माहौल में तो नहीं? नहीं, बिल्कुल बट आप इच्छा करते हो कि आगे जाके ऐसा जब हो? आपके पास टारगेट आप वो कर लोगे कि इसको कमर्शियल तौर पे करना है, तो फिर शायर मर जाएगा अंदर। बट नहीं, यही पे तो मेरा आर्ग्यूमेंट है ना काशिफ भाई, मतलब क्योंकि जो मैंने कहा ना, दो हिस्से में बढ़ गया है, वो नहीं मिल सका जो स्टैंड अप कॉमेडी को मिला है। अगर वो मिल जाए तो कर सकते हैं आप, तो फिर कर सकते तो हैं। फिर कर सकते हैं आप। ठीक है, बढ़िया। आपका जो स्टेज का पहला एक्सपीरियंस था, जिस दिन आपको पहली बार पता चला कि आज आप स्टेज पे शायरी पढ़ने वाले, उस दिन आपकी दुर्दशा क्या थी? जो आज थी जो आज थी आपने बैठा दिया। नहीं, इलाहाबाद गए हुए थे हम लोग शादी में, 5 जी। लोग बाय कार जी। मैंने ड्राइव किया था 2015 में जी। तो वहाँ शकील भाई साथ में थे और 2 शायर थे, शादी में गए थे जी। लाल गोपालगंज। जी। तो और भी दोस्त वहाँ है पुराने जो शायरी करते थे मुझसे पहले, तो उन्होंने एक मुशायरा रख लिया शकील भाई के एजाज में, जी। जो मेरे उस्ताद थे पहले। जी। मैं पहले उस्ताद कह रहा हूँ तो साथ में आपको भी बता दूं कि आखिरी भी वही थे, फिर उसके बाद मैंने किसी को उस्ताद नहीं माना किया। नहीं। तो वहाँ पे उन्होंने मुशायरा रख दिया शकील भाई के एजाज में। उस वक्त वही 2 गज़ल 2015 की शुरुआत की 14 की बात है, 2 गज़ल मेरे पास थी जो मैंने आपको बताई। हाँ, जो इसमें लिखी। तो बोले तुमको भी पढ़ना है। मैंने कहा भाई अगर 2 गज़ल के बाद लोगों ने आवाज दे दी तो क्या करेंगे, मुझे पढ़ के बैठ जाना ना। तो 2 गज़ल पढ़ने के बाद लोगों ने आवाज भी दी, लेकिन शकील भाई और तजम्मुल भाई लोग थे, तो उन्होंने सपोर्ट किया कि उनको पता था कि 2 ही गज़ल है काशिफ के पास, उसके आगे नहीं। डर तो वैसे ही लगा था जैसा आज लगा आपने बोला। बट लेकिन उस वक्त आप फिर भी थोड़े कच्चे हो गए, आज तो फिर भी माशाल्लाह आपने स्टेज पे बहुत सारे लेकिन परफॉर्मेंस जितनी दिए। बात मैंने आज अभी अब तक की आपके साथ बैठ के, मैंने 10 साल में बहुत मुशायरे पढ़े, हिंदुस्तान के बाहर भी प्रोग्राम अटेंड किए। उन मुशायरों के शेर पढ़ते वक्त बीच में जो शायर गुफ्तगू करता है जी, वो सब मिला लेंगे मेरी ना तो भी इतनी नहीं बनेगी। तो ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है क्या? हाँ, यही समझ तो लीजिए। ये अपने व्यूअर्स को बोलो कि लड़के को देखो अच्छा काम करता है। बिल्कुल भाई, आपने इतना बुलवा लिया मुझसे, कमाल हो गया ये। नहीं थैंक बोल यू। नहीं पाता हूँ, बड़ी दिक्कत है। मैं आपसे और कुछ पूछता हूँ। कभी ऐसा हुआ कि आपने एक शेर पढ़ा और आपको लगा हो, ये जोक्स में बहुत होता है कि यार ये जोक मैं मारूंगा और पब्लिक को पसंद आएगा और वो बॉम्ब हो जाए, वो समझ नहीं आया लोगों को, ऐसा आपने शेर पढ़ा और लोगों का कोई बहुत रिएक्शन बार नहीं होता आया? है। एक शेर जैसे मुफलिसी वाला शेर कई मुशायरों में धूम मचा देता है, हाँ। लोग कुर्सियां छोड़ के उड़ जाते हैं। हाँ। वही शेर अगले मुशायरे में फ्लॉप हो जाता है। ऐसा कभी कोई ऐसा एक याद आ रहा है किस्सा कहीं का कि कहीं आपने कुछ पढ़ा और लोगों को समझ ही नहीं आया, कोई फनी रिएक्शन आया हो लोगों से? फनी रिएक्शन तो कभी नहीं आया कि मैंने बहुत एहतियात से शायरी की है जी। लेकिन ऐसा बहुत बार हुआ है कि एक शेर ने कहीं अगर धूम मचा दी है तो दूसरी तरफ बुरी तरह फ्लॉप हो गया है, लोग खामोश। फिर शायर का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है फिर? अगर अगले 1-2 शेर में कुछ हो गया तो ठीक है, वरना हमारा तो कॉन्फिडेंस नीचे आ जाता है, फिर बैठ जाते हैं। अच्छा, कोई ऐसा वियर्ड फैन रिक्वेस्ट आया हो मतलब इंस्टाग्राम पे कि सर मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरी लड़ाई हो गई है, मेरे को कुछ अच्छा शेर लिख, ऐसा कुछ आया? हाँ, पहले आए। कैसे आए? लिख के तो भैया ये काम नहीं करते, ये काम नहीं करते। कैसे कैसे रिक्वेस्ट अरे, आया आपको? बड़े अजीब अजीब। एक आध बताओ। याद नहीं है, काफी वक्त हो गया। अभी तो फिलहाल मैंने इंस्टाग्राम हैंडल भी एक बंदे को दे रखा है, जी, तो वो देखते हैंडल हैं। करता है। तो बट आशिक रीच करते थे ना वो आपने? आज भी मैसेज आते हैं, मैंने उससे कह रखा है कि बहुत खास रहे, तुमको लगे कि ये मैसेज पहुंचाना चाहिए तो मुझको फॉरवर्ड करना की कोई बात करना चाह रहा है, वरना इग्नोर करते आना। ऐसे बहुत मैसेज आते रहते हैं, भैया आपके बहुत बड़े फैन है। और दूसरा लफ्ज उनका ये होता है कि हम भी शायरी करते हैं। तीसरा, आप पसंदीदा शायर हमारे जॉन एलिया है। हाँ। और हमने अब तक 200 गजलें कह चुके हैं और अब तक एक भी किताब नहीं पढ़ी। ये कॉमन है मैसेज, ये कॉमन है। और एक तो आशिकों का भी आता होगा, दिल टूटे आशिकों का वही भी सब है, कुछ वो तो- लोग ज्यादातर वही है। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। कभी आपको ऐसा हुआ हो कि आप किसी मुशायरे में बैठे, आप ऑनलाइन बैठे और आपको दिखो कि यार इसने जो शेर पढ़ा हो तो मेरा है, इसने मेरा शेर चुरा लिया? नहीं, ऐसा नहीं। एक बार ऐसा कहीं हुआ था कि मिश्रा
किसी ने ये मिसरा होता क्या है सर? एक लाइन को मिसरा कहते हैं। एक लाइन को मिसरा पूला कहते हैं। मिसरा मतलब पहला ऊपर वाला, सानी मिसरा दूसरा वाला। नीचे, सानी मतलब नीचे। मिसरा एक लाइन होती है, शेर दो मिसरे से बनता है। हाँ, शेर दो मिसरों से बनता है। और शायरी क्या होती है फिर? शायरी, शेर शायरी है, ये पूरी शायरी है। अच्छा, एक पूरी शायरी होती है और फिर इसको ही नज़म बोल देता है। नहीं नहीं, नज्म नहीं बोलते। जैसे अगर मैं शेर कह रहा हूँ तो मैं शायरी कर रहा हूँ। अच्छा, आप शेर कहते हैं, शायरी होती है, उसके शायरी कर अंदर रहा हूँ मिसरा एक मैं। होता है, नज्म फिर- अलग है, नज्म अलग तरीके से होती है, गजल अलग होती है। अच्छा, डिफरेंस है सब। हाँ बिल्कुल। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। कभी आपको ट्रोल किया गया इंस्टाग्राम के ऊपर, या नहीं। कोई से नेगेटिव मैसेजेस कभी नहीं, आते हैं? आए हो तो उसको एकदम डिप्रेशन वाली शायरी नहीं, भेज देना, नहीं, सामने वाला खुद ही परेशान नहीं, होना। रिएक्शन करना ठीक नहीं रहता, कुछ हल्का फुल्का आता भी है, ठीक है, क्योंकि उनको आप जो है नीचे से ऊपर ले आएंगे अगर उनको जवाब दे देंगे ऐसे लोगों को तो। ये भी बात सही है। खैर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो उर्दू लवर्स है, जो अपने आप को डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि उर्दू अब शायद नहीं बचेगी, ठीक है, उनके लिए आपका मैसेज क्या है? उनको एक बार रेख्ता जाकर दिसंबर में दिल्ली देखना चाहिए, तो उनका कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि उर्दू इतनी और आसानी वैसे से- आई वुड वांट शाउट आउट रेख्ता, बिकॉज रेख्ता की वजह से ही ये ऑडियंस, ये जो नए लोग हैं उर्दू की रेख्ता ने तरफ, कमाल किया है, बहुत ज़बरदस्त काम कमाल किया किया रेख्ता रेख्ता ने। ने। तो शाउट आउट टू देयर टीम। आप, मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा है, व्हाट कीप्स यू गोइंग, व्हाट इज नेक्स्ट? मतलब आपको कैसे आगे बढ़ने का वो मिलता रहता है कि अब अगला ये करूंगा या ये करूंगा या ये लिखूंगा? शायर का दिमाग क्या होता है जब आप लिखने बैठते हो? आपके दिमाग में मैं क्या होता कभी है? लिखने नहीं बैठता, मुझको ना अचानक से आते हैं ख्याल। और इधर तो फिलहाल मैंने किताब के बाद से शायरी लगभग बंद कर दी है। शायद अच्छा। 2 शेर गए मैंने किताब के बाद, सिर्फ Okay. 2 शेर पिछले 1 साल में। अच्छा, काम पे ध्यान ज्यादा ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ मैं, हाँ। इधर 2-3 साल। हाँ। तो मेरा टारगेट ये है, इसलिए कि जैसे मैं आपको बताऊं कि आमतौर पे आदमी 60-58 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेता है, जी। जैसे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है या टीचर है, 35 साल की सर्विस करके आदमी बराबर है, retire- 60-65 ये हाँ, हो, हाँ, 60-58 में, मतलब 35 साल की सर्विस होती है आमतौर पे। बिग, हाँ, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं भी 35 ही साल सर्विस करूं और 45 साल में रिटायरमेंट ले लूं। क्योंकि आपने अब बहुत छोटी उम्र से शुरू मैंने किया है। मैं ज्यादा क्यों करूं? बिल्कुल सही। 35 साल लोग करते हैं, मैं भी 35 ही करूंगा। बस ये है कि मुझको बेनिफिट ये है कि लोग 58 या 60 में रिटायर होते हैं, मैं 45 में रिटायर हो जाऊंगा। तो मुझको भी काम पे 45 साल तक बहुत फोकस करना है, हाँ, और उसके बाद फिर देखेंगे तो अभी आप ब्रेक नहीं ले रहे हो ना, आप रुक रुक के करोगे हाँ, रुक बेसिकली। रुक के। ये शायर होने के लिए थोड़ा सा मतलब अलग होना जरूरी है क्या? नहीं। मतलब मैंने हमेशा देखा, मैं वो जॉन इलिया को देखते हैं, वो तो मतलब ऐसा लगता है कि वो आदमी दुनिया में नहीं है कभी कभी, जब तक नहीं, उसको देखा। वो ऐसा नहीं है, बहुत संजीदा शायर भी गुजरे। आप जफर साहब को सुनिए कभी, बॉम्बे के थे, अच्छा, आपके नहीं पता। लोखंडवाला में या मिल्लत नगर रहते थे। अच्छा, पता नहीं, हम और तो फेमस आप कोई जानते राज खुशकिस्मत हूँ मैं कि मैंने बिल्कुल शुरुआती दौर में 2015 में एक मुशायरा उनकी सदारत में पढ़ा है। अरे वाह, जबकि बहुत बीमार थे, आए, उन्होंने आधा घंटा बैठे होंगे, उनकी सदारत में शुरू हुआ हाँ। मुशायरा, और आधे घंटे के बाद उन्होंने कहा कि मैं बैठ नहीं सकता, बीमार बहुत थे, और उसी साल इंतकाल भी हो गया, तो वो चले गए। लेकिन मैं नया था, जूनियर था, तो मुझको सबसे पहले पढ़वाया गया, अरे तो वाह। मैंने उनकी सदारत में वो मुशायरा पढ़ा है। क्या नाम आपने कहा? जफर गोरखपुरी। जफर गोरखपुरी, ठीक है। मैं शेर सुनाता हूँ उनके प्लीज आपको। प्लीज प्लीज, मैं उस पे आने वाला था। जफर साहब के शेर सुनिए, तो सैकड़ों शेर है उनके, लेकिन आपको कुछ शेर सुनाता हूँ। जफर साहब की, मेरी एक छोटी सी कोशिश तुझको पाने के लिए, मेरी एक छोटी सी कोशिश तुझको पाने के लिए लिए बन गई है मसला सारे ज़माने के लिए। और छत टपकती थी अगरचे, फिर भी आ जाती थी नींद, मैं नए घर में बहुत रोया पुराने के लिए। क्या बात है। और मैं जफ़र ता जिंदगी परदेस में बिकता रहा, अपनी घरवाली को एक कंगन दिलाने के लिए। बहुत बहुत डीप। अब आप अपनी भी कोई एक ऐसी शायरी बता दीजिए जो आपने अभी तक लिखी नहीं हो। लिखी- सॉरी, मतलब आपने किसी के सामने सुनाई नहीं हो। कोई ऐसा है सीक्रेट वाला शेर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका सबसे अपना खुद का सबसे पसंदीदा शेर कौन सा आपका? ये शायरी का ऐसा मामला है ना लोग भाई, कि आदमी जी। अपने बच्चों में जिस तरह बता नहीं पाता है। यार ये भिवंडी वालों का बच्चों से क्या रेलेवेंसी बच्चों है? में मेरे को अगर आप- रईस भाई ने भी यही बोला था कि एक एमएलए के लिए उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी उसके बच्चे जैसी होती है। नहीं, शायरी का भी बिल्कुल वैसे ही है कि आप बता नहीं सकते कौन सा शेर ज्यादा अच्छा है बच्चों की तरह। चलो एक मोटिवेशन वाला शेर दे दो जो लोग ये इसको देख रहे हैं। एनीथिंग दैट कैन मोटिवेट दैट यू फील। कि इसके बाद फिर हम लोग लास्ट सेगमेंट पे है हमारे, और कुछ आपकी चॉइसेस जान के देन वी वुड वांट टू एंड। क्योंकि आपका तो वो बहुत ज़बरदस्त शेर था, वो मुफलिसी वाला, वो हमने पढ़ दिया, वो मुझको अच्छा लगा था। और फिर एक आपका वो था कि इस पार आप है, उस पार मैं हूँ। वो मोटिवेशन के लिए आपने कहा ना,
सुना देता हूँ। In the meantime, while he is looking for it, I think I should go on YouTube and search Kashif Sayed Writes, go through his poems and learn about Urdu. Like not to recite poems, not to write poems, but just as a language that is born in India, that should not die in India. We have a responsibility to keep our literature, our culture, our art alive. That's the only purpose of this entire podcast, and nothing else. Anyway, let's ये come back. देखिए। जी, सर उठाना अगर हो दुनिया में, सर उठाना हो अगर हो दुनिया में, सर उठाना अगर हो दुनिया में, सर पे कुछ चोट खानी पड़ती है, जगह दीवार में नहीं होती, कील को खुद बनानी पड़ती है। क्या बात है। तो जगह दीवार में खुद नहीं होती, कील को बनानी पड़ती है। मतलब आप अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको कोई आके एक मुकाम देगा नहीं, आपको खुद बनाना पड़ेगा। आपको खुद वो कील बनकर अपनी दुकान, अपनी जगह बनानी पड़ेगी। बेशक। सर लास्ट स्टेज पे है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मेरे को आप बताओ आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, फेवरेट सॉन्ग ऑफ ऑल टाइम? बिरज़ारा, दो पल रुका ख्वाबों का कारवां। गाना बड़ा अच्छा है, पर मैंने अब तक कभी पूरा सुना नहीं है। ठीक है, आप चाहिए आपको। हाँ, मैं ट्राई करूँगा। आपका फेवरेट एक्टर कौन है? फेवरेट एक्टर आमिर खान। आमिर खान आपको, ओके। ऐसा कोई गाना हो जब आपने सुना आपको लगा हो कि क्या तौहीन है, क्या इन लोग ने खराब कर दिया है गाने आने लिखना? बहुत से गाने हैं। एक आध तो बता दो। मैं बताऊँ मेरा? हाँ बताओ। वो एक गाना था प्रियंका चोपड़ा का, जिसमें इमेजिन करो प्रियंका चोपड़ा एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस, उसके पास लिरिसिस्ट जाके बोला कि मैम हमने आपके लिए गाना बनाया, पैसा फेंक तमाशा देख नाचेगी पिंकी फुल टू लेट, और फिर समथिंग समथिंग मुंबई की ना दिल्ली वालों की, पिंकी है पैसे वालों की। मैं वो गाना सुन के मैं कह रहा कि क्या है, मतलब आई एम नॉट इनटू लिरिक्स एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन ये कैसा गाना है? बट हाँ, आपको कभी ऐसा लगा हो? बहुत से गाने हैं, एक आध तो बता दो। बदनाम हुए। मुन्नी बदनाम, अरे वो तो उमर शरीफ का बहुत मस्त वो था, मेरे को तो बड़ा पसंद है, बट मुन्नी बदनाम यू डोंट लाइक इट। ठीक है, स्पोर्ट्स का शौक है काशिफ भाई आपको? क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट में आपको क्या लगता है, हु इज अ बेटर बैट्समैन, लाइक इफ यू कंपेयर इन द इंडियन टीम, सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली? विराट कोहली। यू लाइक विराट कोहली बेटर, अमेजिंग। हु इज द ग्रेटेस्ट इंडियन बॉलर दैट इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड एज पर यू? इंडिया का सबसे बेहतरीन बॉलर आज तक का? बुमराह। ठीक है, मुझको लगता है जहीर खान है, बट ठीक है, बुमराह लाइक द वे दैट ही इज प्लेइंग राइट नाउ। ठीक है, फुटबॉल देखते हैं, सॉकर, उसमें रोनाल्डो या मेसी कौन पसंद है? रोनाल्डो। आपको रोनाल्डो काफी पसंद है? नहीं, मैं देखता नहीं, लेकिन मैंने जितना लोगों से देखता हूँ बस। आप वर्ल्ड कप देखते हैं? हाँ, मैं भी वही, मतलब फीफा वाली ऑडियंस पे। अगला जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, लाइक इफ यू राइट एनीथिंग फॉर अ मूवी और इफ यू राइट अ बुक, इफ यू रीड एनीवेयर, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई थिंक द होल पर्पस आपको यहाँ लाने का ये था कि मैं लोगों के सामने एक ऐसा आदमी को रख सकूँ जो अपनी ज़िंदगी को जी रहा है, साथ साथ अपने पैशन को जी रहा है, और जाने अनजाने में एक लैंग्वेज को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। अगला 1 मिनट आपको और आपके ऑडियंस का, वॉट एवर यू वांट टू टेल योर ऑडियंस, यू कैन टेल देम। ऑडियंस से मैं बस ये कहूँगा कि नज़रअंदाज करना सीखिए आप। जितना नज़रअंदाज करेंगे जीने में उतनी आसानी होगी बस। और नज़रअंदाज का मतलब जो लोग उर्दू नहीं समझ पा रहे नहीं, हर आम जिंदगी की भी बात कर रहा हूँ मैं। हर चीज़ को इतना दिल पे मत लो, नज़रअंदाज करना सीखो। जितना बहुत deep इग्नोर है। करेंगे उतना जीने में आसानी होगी। बहुत डीप था। एक कोई अच्छा लाइन दे दो आखिरी वाला, हम लोग एंड करते हैं। एक शेर सुना दो मस्त वाला। इस हिजर की रवानी से बाहर निकालिए, इस हिजर की रवानी से बाहर निकालिए, आंखों को मेरी पानी से बाहर निकालिए। क्या बात है। और जितना जिए हैं उनसे बिछड़ने के बाद हम, जितना जिए हैं उनसे बिछड़ने के जितना बाद जिए हैं उससे बिछड़ने के बाद हम, आप उतना जिंदगानी से बाहर निकालिए। क्या बात है यार, ये बड़ा ज़बरदस्त था। ठीक है काशिफ, आई होप यू लाइक्ड दिस थिंग व्हाट वी हैव डन। शुक्रिया आपका, आपने इस लायक समझा। और रईस भाई का भी शुक्रिया कि उन्होंने मेरे बारे में आपको बताया। नहीं, वो तो मेरे लास्ट अक्टूबर नवंबर में उन्होंने बोला था, जब से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका आने का और ये मिशन में हेल्प करने का। हम लोग एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री भी बनाएंगे उर्दू के ऊपर, जहाँ पे मैं आपका या आपकी टीम का थोड़ा सा वो लेना चाहूँगा। बट एनीवे, आई थिंक दैट वाज अमेजिंग। अपने व्यूअर्स को बोल दो मैं अच्छा पॉडकास्ट करता हूँ, लाइक मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि मैंने कभी किसी के साथ 5 मिनट भी बात नहीं की,
इन्होंने आधे घंटे से ज्यादा, लगभग 1 घंटा मुझसे बात करवा ली। अब इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है? ये अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया. Thanks a lot. So this was Mr. Kashif Seth from Bhiwandi, which is in Mumbai, Maharashtra, an up-and-coming poet. Watch this podcast. Watch him. Go on to his social media. इनके Instagram, YouTube के लिंक हम यहाँ दे देंगे. And know about Urdu. Learn this language. Love this language. And keep watching Lok Sabha podcast. We'll come to you with better content, better stories. और अगर कोई feedback हो तो give it to us. So I think that is it. A wrap. Cool. Thank you यार काशिफ भाई, बड़ा मजा आया. अरे भाई